दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यह सवाल बार बार उठता है कि 2014 से पहले, यानी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं थे, उससे पहले क्या इस देश के भीतर में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था, सार्वजनिक उपक्रमों को नहीं बेचा जा रहा था, बैंकों पर एनपीए नहीं था, बेरोजगारी नहीं थी, औद्योगिक उत्पादन कम नहीं हो रहा था, परचेजिंग पावर की मुश्किलात नहीं थी। ये सारे सवाल अगर पहले थे तो अब भी अगर ये सवाल है तो फिर अंतर क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहले भी तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का दबाव रहता था, उनकी पॉलिसीज को लागू किया जाता था, फिर अब अंतर क्या है? हमें लगता है कि दो परिस्थिति, 2014 से पहले की परिस्थिति और 2014 के बाद की परिस्थिति, आज जरा भारत की उस राजनीतिक जमीन के रेड कारपेट को उठा देते हैं और उसकी असल जमीन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इस देश के भीतर में एक ऐसी व्यवस्था अब लागू हो गई है जो पहले नहीं थी, जिसमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस चेक एंड बैलेंस बनाते थे, सरकार के बही खातों पर कोई निगरानी करता था, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई दबाव नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भारत को ग्राउंड जीरो नहीं मान रही थी। फिर यह कैसी स्थिति है कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जो निर्णय लिए जाते हैं उनका बुरा असर यहां के लोगों पर पड़ता है और उस असर से बेखबर राजनीतिक सत्ता रहती है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के सत्ता वर्ग अगर इस देश की जनता से बेखबर है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपने अनुकूल बनाने के लिए जो पावर है, उनके लिए भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी नरेंद्र मोदी भी एक वक्त प्यादे में ही तब्दील हो जाएंगे। जैसे इस वक्त जनता तब्दील हो गई है प्यादे में, विपक्ष की कोई हैसियत नहीं बची है, संसद काम नहीं कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेसी को चुनाव के जरिए जिलाना है उसका कोई महत्व नहीं है, न्याय व्यवस्था को लेकर कई सवाल लगातार उठ रहे हैं, यानी सब कुछ सत्तानुकूल है। तो आज बात शुरू कहां से की जाए? सरकार के ऊपर क्या कोई निगरानी नहीं है, इससे शुरू किया जाए, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नए सिरे से भारत के ऊपर आ चुका है जो अपनी पॉलिसीज को लागू कराने के लिए नरेंद्र मोदी को ही उसने चुना हुआ है? हमें लगता है दबाव से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया बदल रही है। खासतौर से महामारी के दौर ने यह बतला दिया कि अब ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटलाइज सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, इंटरनेट का सिस्टम है, जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ सिस्टम है वह काम करेगा, पुरानी परिस्थितियां काम नहीं करेंगी। और इन सबके बीच भारत का वो बड़ा तबका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, जिसकी सोशल सिक्योरिटी तक नहीं है, उसकी और कोई फिक्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल रही है तो भारत भी बदल जाएगा। तो भारत के ऊपर कैसा दबाव है, आने वाला वक्त भारत के लिए कैसा होगा, और भारत जिन नीतियों को अपना रहा है उसमें भारत के लोग अगर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए प्यादे हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, वह दुनिया के लिए भी प्यादे तो नहीं बन जाएंगे? तब क्या होगा? क्योंकि दुनिया में तो माना जाता है एक सरकार रहनी चाहिए, एक करेंसी रहनी चाहिए, एक ही सिस्टम रहना चाहिए, और जमीन समुद्र से नहीं बल्कि सैटेलाइट के जरिए निगरानी होनी चाहिए। यह खेल क्या है? और इन सबके बीच जिन बैंकों का जिक्र हम बार बार करते हैं कि इन बैंकों की जरूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि अब आने वाले वक्त में तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी इस हिसाब से चलने लगे कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए, और उन बैंकों पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस का होने लगेगा जो कि विदेश से पैसा लगाएंगे और भारत अपने बैंकों को उनके हाथों में बेच देगा। तब क्या होगा? एक एक करके एक एक पन्ने को जरा खोलना शुरू करते हैं। भारत के ऊपर पहली बार सबसे ज्यादा कर्ज है, विदेशी कर्ज। मौजूदा वक्त में लगभग 558 बिलियन डॉलर का कर्ज है। ये बरस दर बरस बढ़ता चला गया है। मसलन अगर हम इसकी जिक्र करें 2013 से करते हैं, जब मनमोहन सिंह आखिरी बार कर्ज लिए थे, उस समय कर्ज था भारत के ऊपर में टोटल 409.4 बिलियन डॉलर। 2014 में उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया, तब तक प्रधानमंत्री मोदी आ गए और उसके बाद जो कर्ज लिया गया तो 409 बढ़कर हो गया 446.2 बिलियन डॉलर। कर्ज विदेशी बढ़ा है। 2017 में आइएगा तो ये 471 बिलियन डॉलर हो गया, और 18 में आइएगा तो ये बढ़कर 529 बिलियन डॉलर हो गया। 2019 में ये बढ़कर 543 बिलियन डॉलर हो गया, और दिसंबर तक का जिक्र हम आपसे जब कर रहे हैं 2019 के, तो ये 558.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। भारत के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो कर्ज देने वाले भी तो कुछ चाहेंगे। हम लोगों ने नाम सुना था पीवी नरसिम्हा राव के दौर में, 91 में जब कर्ज भारत के ऊपर था, उस समय सिर्फ 83.8 बिलियन डॉलर का था, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 558 बिलियन डॉलर हो गया है। उसके बाद से कर्ज हर किसी ने लिया है, लेकिन इतनी तेजी से कर्ज कभी नहीं बढ़ा है। लेकिन इनका दबाव क्या होगा? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनका तो होगा। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तकरीबन 60 बिलियन डॉलर का कर्ज इनसे लिया जा चुका है, जो टोटल कर्ज का 10% है। इसके अलावा ये मल्टीलैटरल कहा जाता है। इसके अलावा एक बाइलैटरल होता है जो देशों से कर्ज लिया जाता है। इसमें हमने जर्मनी से लिया हुआ है, रशिया से लिया हुआ है, फ्रांस से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है, तकरीबन दुनिया के 18 देशों से लिया हुआ है, जो 26 बिलियन डॉलर है।
इस $26 बिलियन में जर्मनी के ऊपर सबसे ज्यादा लिया गया, लगभग 11%। इसके अलावा IMF से लगभग हमने $5.5 बिलियन लिया हुआ है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट, कॉमर्शियल वायरिंग और NRI डिपॉजिट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है हमारे ऊपर वह लगभग $7 बिलियन का है। जो कॉमर्शियल बोरिंग जो हम लोग खरीदते हैं वह लगभग $223 बिलियन ये कर्ज है हमारे ऊपर। NRI डिपॉजिट है वो 133 बिलियन का है। जाहिर है ये यूं ही कर्ज तो नहीं देंगे। कर्ज भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है चुकाते रहिए, एक होता है तुरंत चुकाना है। तुरंत चुकाने में लगभग 19% हमको तुरंत चुकाना है जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट कहा जाता है, और एक लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो लगभग 81% है। $457 बिलियन आने वाली सरकार जो होगी, या यही सरकार कंटिन्यू कर जाए तो वह बिलियन डॉलर कंटिन्यू करेगा। लेकिन $106 बिलियन हमको इसी दौर में चुकाना है। कहां से चुकाएंगे ये अलग सवाल है। नहीं चुका पाएंगे तो उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होगा, उससे जो पैसे की उगाही होगी उसको वहां पर देना होगा। और इन सब के बीच सरकार अपने तौर पर सरकार कैसे चलाती है, अगर ये बात आप तक ना पहुंच पाए तो फिर आप क्या कहेंगे। इसके लिए सरकार के बही खातों को देखने के लिए CAG होता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, CAG होता है। याद कीजिए CAG में विनोद राय का नाम। विनोद राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस देश के भीतर में 2G घोटाला, इस देश के भीतर में कोयला घोटाला, इन दोनों को वो सामने लेकर आए थे। और जब सामने लेकर वो आए तो उसके बाद देश की राजनीति में हंगामा मच गया, पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, मीडिया पिलपड़ा और स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि काम ही यही है। CAG ने कोई गलत काम नहीं किया था। यह अलग बात है कि उसको लेकर आज तक किसी को सजा नहीं हुई, तो कहा जाता है परसेप्शन के आधार पर डेवलप किया गया था। लेकिन CAG निगरानी तो करता है। जब विनोद राय हुआ करते थे उस वक्त में जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट थी 2010-11 में 221 ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने रखी थी। ये पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है और पास कर दी जाती है। 2011-12 में 137 रिपोर्ट रखी। अब सवाल है कि अगर सत्ता के अनुकूल व्यक्ति CAG हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। इसका प्रयोग शुरू हुआ था 2017 से भारत में, जब राजीव महर्षि को CAG बनाया गया था। राजीव महर्षि आए और 2017-18 में उन्होंने सिर्फ 98 ऑडिट रिपोर्ट रखी। 2018-19 में सिर्फ 73 ऑडिट रिपोर्ट रखी। 2019-20 में सिर्फ 2 ही ऑडिट रिपोर्ट निकल कर आ पाई, जो कि डिफेंस और कस्टम को लेकर थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि इस दौर में कहीं नोटबंदी पर तो आएगी, कहीं राफेल पर तो आएगी। नहीं आई, क्योंकि इलेक्शन ईयर था तो उन्होंने भी नहीं दी और कुल मिला के नहीं आई। लेकिन जब आंकड़ों के लिहाज से आप देखिएगा तो 2017 के बाद से इस देश में ऑडिट रिपोर्ट आनी कम हो गई, जो सेंटर को लेकर भी होती है, स्टेट को लेकर भी करती है। वो रिटायर हो गए पिछले दिनों, उनका टर्म पूरा हो गया। अब जो शख्स आए हैं वो सरकार के और नजदीक हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये IAS हैं, ये गुजरात कैडर के हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये वहां पर चीफ सेक्रेटरी भी थे और कई विभागों में भी इन्होंने काम किया था। इन शख्स को फिर दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी, तो यह भी दिल्ली आ गए। इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री में लगाया। ये काम कई तरीके से देखते थे, PMO के सबसे पावरफुल नौकरशाहों में से एक थे। और जब 370 धारा हटी कश्मीर से तो इन्हीं को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भेजा गया। लेकिन पिछले हफ्ते इनको भी हटा लिया गया और मनोज सिन्हा वहां जा चुके हैं। इनके लिए था कि कौन सा पद खोजा जाए, तो इनको CAG बना दिया गया। और ये सारी चीजें उनके हटने से लेकर CAG की नियुक्ति तक के बीच में सिर्फ 52 घंटे का वक्त लगा, 52 आवर्स। यानी CAG की नियुक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। इसके लिए माना जाता है एक पैनल होना चाहिए जिसमें संसद के भीतर बैठे हुए अलग अलग पार्टियों के सांसद एक एक्सरसाइज कर लें, तो एक पैनल बनाते हैं जिससे CAG शख्स ऐसा हो जो कि कहीं वाकई कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोरिटी को जिए। लेकिन जब सरकार ने यह मान लिया कि विपक्ष नहीं है, संसद का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, CBI का कोई महत्व नहीं है, तो CAG का भी क्या महत्व होगा, कोई महत्व नहीं है। इस परिस्थिति में उनको अब CAG बनाया गया, तो आने वाले वक्त में आपको सरकारी बही खाता कोई मिल पाएगा, ये एक असंभव सी चीज है। ये ठीक उसी तरीके से है क्योंकि गुजरात कैडर के एक और व्यक्ति थे अस्थाना साहब, अगर आपको याद आ रहा हो, राकेश अस्थाना, जो कि CBI के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए थे। यह भी सरकार के सबसे नजदीक थे। और स्पेशल डायरेक्टर के वक्त डायरेक्टर हुआ करते थे आलोक वर्मा। इन दोनों का झगड़ा हर किसी को मालूम है। रात में CBI दफ्तर में कैसा ऑपरेशन चला और किस तरीके से बाद में ये पूरा मामला CVC के पास चला गया। CVC कौन थे उस वक्त? उस समय थे CVC KV चौधरी साहब थे। चौधरी साहब के जरिए जांच हुई, कुल मिलाकर इनको क्लीन चिट दे दिया गया राकेश अस्थाना साहब को। इनको क्लीन चिट मिलने के बाद अब ये दूसरे विभाग में चले गए हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है। इस बीच में KV चौधरी साहब हटे तो इनको रिलायंस में नौकरी मिल गई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ये वहां चले गए। नए शख्स जो आए CVC के तौर पर, ये संजय कोठारी हैं। ये कहाँ थे? ये पहले राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हुआ करते थे। यानी इस देश के भीतर में अगर आप सरकार के नजदीक हैं, सरकार के अनुकूल हैं, यसमैन है, तो फिर आप सबसे लायक हैं। जबकि इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता नहीं है। इंस्टीट्यूशन में जो व्यक्ति लायक होता है वो लायक होता है, उसमें हुनर होता है, उसकी हायरार्की होती है। ये सारी चीजें इस दौर में गायब हो गई। तो एक बड़ी चीज बदल गई इस दौर में आकर कि जहां पर चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस का महत्व खत्म हो गया, सरकार ही सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन हो गई। और सरकार का हेड जो है झटके में वो इस देश का हेड इस रूप में हो गया कि वो जो निर्णय लेगा वो सही निर्णय होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। आप कहेंगे ये कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रभाव ये है कि नोटबंदी लागू हुई,
उसका प्रभाव इस देश की जनता पर क्या पड़ा। 156 लोग लाइन में मर गए लगे हुए, कोई किसी को फिक्र नहीं थी। जीएसटी लागू हुआ, कितने लाखों व्यापारियों पर क्या असर पड़ा, कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति जब की गई, इस देश के मजदूरों की स्थिति क्या थी, किसी को कोई फिक्र नहीं। तो फिर आने वाले वक्त में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह निर्णयों पर लेकर क्या आपत्ति होगी, कोई आपत्ति नहीं। बैंकिंग सर्विस अगर लगातार खोखली हो रही है और अब उसको प्राइवेट हाथों में बेचने का जिक्र है, तो उसके मतलब क्या होंगे। उससे पहले एक चीज समझिए, जब सीएजी राजीव महर्षि रिटायर हो रहे थे, तो रिटायर होने से लगभग 2 दिन पहले, यानी कुल मिलाकर 7 दिन पहले अगर आप चले जाएंगे, उन्होंने एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय, इस देश के भीतर में आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसके जरिए सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो सके। ऑनलाइन का मतलब यह है कि हम लोग इस तरीके से काम करें। उनके लेटर की एक कॉपी भी हमारे पास थी। उन्होंने जिस रूप में इस लेटर का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में सारी चीज़ डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। डिजिटलाइजेशन के जरिए ये होगा कि जो सेंटर और स्टेट का जो भी पैसा जिस रूप में भी आता है, वह पैसा अपने तौर पर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही काम करेगा। मतलब बिजली का बिल देना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, सब पैसे उसी रूप में चलते चले जाएंगे और आपके धीरे 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 स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इस देश में हर चीज़ सिस्टम। सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि कागज का खर्चा कम होगा, ऑफिसेस की जरूरत नहीं होगी, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रही है। लेकिन दोबारा लौटिए इस बात को लेकर कि इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 90% लोग काम करते हैं, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है। सरकार कहेगी हमने जनधन बना दिया है, सरकार कहेगी उनके हाथ में एक हम मोबाइल दे देंगे जिसके जरिए वह गूगल के जरिए, अमेजोन के जरिए, पेमेंट के जो इतने तरीके होते हैं डिजिटलाइज, उसके जरिए वह पेमेंट करते चले जाएंगे। यह भी अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या वाकई जो वो तबका है जो कि अभी ऑनलाइन जिंदगी को नहीं जोड़ पाया, इंटरनेट से नहीं जोड़ पाया है, वह जुड़ जाएगा? उसके लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है या फिर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा और आने वाले वक्त में ठीक उसी तरीके से जैसे नोटबंदी थी, जैसे जीएसटी थी, जैसे लॉकडाउन था, वैसे ही कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसका प्रभाव इस देश की बहुसंख्य जनता पर नेगेटिव चाहे पड़े, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अब हमको लगता है कि यह समझने की जरूरत है कि जिस वक्त हम लोग इस देश के भीतर में, जो उनका लेटर था उसमें यह कहा गया था कि डाटा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट जो है उसको आप लागू कर दीजिए। इससे हो जाएगा कि सारी चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, जैसे अमेरिका में होता है ना, जहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो कंपनी पैसा बैंक में देती है, बैंक आपको एक कार्ड देता है, उस कार्ड को आप भुनाते हैं, उसके जरिए पैसा निकालते हैं और चीज़ों को जीते हैं। कैश आपके पास नहीं रहता, यानी डॉलर छापने की जरूरत नहीं है। भारत में भी नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन जब आपको निकालना होगा कैश, तो उसके लिए आपको कई सवालों का जवाब देना पड़ता है, हजारों सवाल होते हैं। उसके बाद आपको नोटिस पहले देना पड़ता है, हमको इतना कैश निकालना है बैंक से, तब एक प्रोसेस में बैंक आपको कैश की व्यवस्था करता है और आपको दे देता है। ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि सरकार कह रही है हमने जनधन खाता खोल दिया, सस्ता मोबाइल दे देंगे, रुपए, व्हाट्सएप, गूगल, पैसा पेमेंट के जरिए आप कहीं भी निकाल सकते हैं। इसी प्रक्रिया में देखिए जो एमएसएमई है, उसको भी बैंक से कहा गया 3 लाख करोड़ रुपए आप इनको दीजिए, किसी भी हालत में लौटाएं या ना लौटाएं दे दीजिए। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह है कि एमएसएमई ऐसे ऐसे लोगों को दीजिए। इसी रूप में मुद्रा लोन को भी कहा गया, बांटिए इसको, क्योंकि बैंकों से वो जुड़ेंगे, बैंकों का ईएमआई चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, लेकिन खाते जरूर खोलेंगे। यानी कुल मिलाकर इस देश की बैंकिंग सेवा के साथ आप जुड़ जाएं और उन बैंकिंग सेवा के जरिए जो कर्ज दिया जा रहा था, जो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, मनमोहन सिंह के पीरियड तक 2.25 लाख करोड़ था, आज की तारीख में यह लगभग 10 लाख करोड़ पार कर चुका है। साल के अंत तक 20 लाख करोड़ हो जाएगा, यह हर कोई जान रहा है, और भी बढ़ सकता है। लेकिन आप बैंकिंग सेवा से जुड़ जाएंगे और बैंकिंग सेवा अगर खोखली हो रही है तो उसको इंटरनेशनली जब चीज़ों को आप डील करने लगेंगे और इंटरनेशनल मार्केट से लोग इन्वेस्टर आएंगे और भारत के बैंकों को खरीदेंगे, तो उनकी सर्विसेज भी अलग होगी और उनके मातहत चीज़ें चलेंगी। यानी जो क्रिप्टो करेंसी का जिक्र है या ऑनलाइन सिस्टम की करेंसी का जिक्र है, जो दुबई में है, अब अमेरिका तक में भी कुछ इलाकों में लागू हो गया है, उसके जरिए झटके में चीजें भारत के उन हाथों से निकल जाएगी जिसमें एक जिक्र इस बात का कभी होता था स्वदेशी का, वो बड़ा निचले स्तर पर हो गया है। लेकिन दुनिया जब इस दिशा में जा रही है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि दुनिया के वो ताकतवर लोग कौन है। जैसे जेफरी बेजोस है, ये जो है अमेरिकी एंटरप्रेन्योर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मीडिया प्रोप्राइटर, ये अमेजन के भी जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन, उसके भी प्रेसिडेंट है, फाउंडर सीईओ भी है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है दुनिया में योगदान, इसकी पहचान भी एक लिहाज से मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम पर है। ये अलग अलग क्षेत्रों में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, लाइसेंस में है, सपोर्ट में है, पर्सनल कंप्यूटर्स में है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऐसी कंपनियां जिनका योगदान और जिनका प्रभाव ऑनलाइन सिस्टम पर हो, इंटरनेट पर हो, उस टेक्नोलॉजी पर हो जिस टेक्नोलॉजी पे पूरी इकोनॉमी को टिका दिया जाए। भारत के भीतर का संकट है कि भारत की सामाजिक परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं, जिन स्थितियों में बहुसंख्यक समाज जिस निम्न स्थिति में रहता है, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इसके साथ हमारे खड़े हो जाइए, क्योंकि भारत बदल रहा है। हम इसकी एक दूसरी तस्वीर आपको रखते हैं, क्योंकि इंतजार कीजिए, कल प्रधानमंत्री ऐलान करने वाले हैं। वो करेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1 लाख करोड़ की।
उसके अलावा जो सम्मान निधि किसानों को दी जाती है लगभग 1700 करोड़, जो देश के 8.5 करोड़ किसान हैं, उनके लिए भी कल वो बटन दबाएंगे। अब देखिए, ये 1 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा, इसका ऐलान कोविड के 20 लाख पैकेज का हिस्सा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सरकार कल ये कहेगी, प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करेंगे कि हम 1 लाख करोड़ जब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में दे रहे हैं तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, जॉब्स भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? अगर हम मान लें 8.5 करोड़ ही किसान हैं, जो कि लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा है, बाकी किसान मजदूर हैं, लेकिन 8.5 करोड़ किसान के हिसाब से इस 1 लाख करोड़ को एक साथ बांटिएगा तो बड़ी मुश्किल निकलेगी। लेकिन ये 1 लाख करोड़ 4 साल में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 4 साल में इंप्लीमेंट में 2020 में इस बरस सिर्फ 10,000 करोड़ देंगे, अगले साल 30,000, उसके अगले साल 30,000 करोड़, उसके अगले साल 30,000 करोड़, यानी 1 लाख करोड़ 4 साल का बजट है किस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यानी प्रति किसान के हिसाब से जोड़ेंगे अगर 2020 में तो ये 1200 रुपये आएगा, और अगर अगले साल जोड़ेंगे 30,000 जब रिलीज कर दिया जाएगा तो 3800 आएगा। इसके मातहत कह रही है सरकार किसानों को कि 3% का हम इंटरेस्ट लेंगे आपसे, आप 2 करोड़ तक लोन उठा सकते हैं। और किसानी की स्थिति मौजूदा वक्त में यह है कि आप सरकार से 1 करोड़ लेकर भी अगर खेती करते हैं तो उस खेती का इन्वेस्टमेंट जितना होता है उसका जो रिबाउंड मिलता है पैसा, तो प्रॉफिट में नहीं मिलता है, यानी 3% भी पैसा मिल नहीं पाता है। तो इंटरेस्ट कैसे चुकाएंगे? ये भारत की एक स्थिति है। लेकिन इस दिशा में देश नहीं देखेगा, प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे। वह देखेंगे कि अत्याधुनिक होने के लिए भारत के भीतर का वह तबका जिसके पास पैसा है उसको हम ऑनलाइन में ले आएं और बाकी जनता को भी ऑनलाइन ले आएं। अगर वो ऑनलाइन में नहीं आएगी तो उनके लिए 5 किलो चावल और गेहूं तो है ही, जिसकी कुल कीमत साल भर के खर्चे की 80 करोड़ लोगों की सिर्फ 2.25 लाख करोड़ है, उनके लिए तो व्यवस्था हो जाएगी। बाकियों को इस ऑनलाइन सिस्टम में जोड़ दें। अब दुनिया चली जाएगी धीरे धीरे, जिसका जिक्र हम कहते हैं जेफरी बेजोस या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के हाथ में। इसका एक अगला हिस्सा ये है, क्योंकि आपके सामने ये बार बार सवाल आ रहा है, आम जनता का क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा, विदेशी बैंकों के जरिए जब पूरी ऑनलाइन व्यवस्था इंटरनेट होगा, इसका खर्चा कौन देगा? कंपनी देगी कि उपभोक्ताओं पर आएगा? जाहिर है उपभोक्ताओं पर आएगा। फिर वेलफेयर सोच के तहत भारत जो काम करता है वो कहाँ जाएगा? यकीनन वो गायब हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। वेलफेयर स्टेट की भूमिका खत्म हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, उससे हमें बेफिक्र हैं, क्योंकि हमें तो दुनिया के सामने स्थापित खुद को करना है कि हम इस देश के बारे में निर्णय ले सकते हैं। तभी दुनिया के तमाम देश हमको टिकाए रखने के लिए, इस देश का राष्ट्राध्यक्ष बनाए रखने के लिए मदद भी करते रहेंगे। कभी अमेरिका करेगा, कभी रशिया करेगा, कभी इजराइल करेगा, ये एक अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी इसी दौर में डॉली हुई है। दुनिया को इसी दौर में पूंजी भी चाहिए, वो ग्राउंड जीरो भी चाहिए। ऐसे में हमको लगता है कि लिमिटेड वार की जरूरत की दिशा में पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। और दुनिया में लिमिटेड वार के फ्लैश पॉइंट्स 3 ही हैं, एक नॉर्थ साउथ कोरिया, दूसरा इजराइल गाजा पट्टी वाला इलाका, और तीसरा भारत और पाकिस्तान का ही है। भारत पाकिस्तान से उतना तो नहीं, भारत और चीन से कहिए। ये नई स्थिति जो बन रही है, खासतौर से जिन स्थितियों के भीतर अब सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना का जमावड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ चीन अपने आप को जिस रूप में रिकलेक्ट कर रहा है, अमेरिका की जरूरत भी है कि एक लिमिटेड वार हो जाए। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब अरब वर्ल्ड में कहा, खासतौर से गल्फ कंट्रीज से, कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर चीन के साथ हैं, उसका असर ये हुआ है कि यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, और अब तो इजिप्ट और अल्जीरिया भी एक साथ हो गए, और चीन इनके साथ आकर खड़ा हुआ है। इसकी एक स्थिति बता दें क्यों हम कह रहे हैं खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरब को मिसाइल भेजी, उन्हें भी बिजनेस करना है, लेकिन उन्होंने उसमें न्यूक्लियर वॉरेट्स नहीं दिया है, क्योंकि वो चाहता है कि खासतौर से पूरे उस इलाके में, जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, उस इलाके में सिर्फ इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश रहे जो कि न्यूक्लियर पावर से परिपूर्ण रहे। ईरान ना रहे, सऊदी अरब ना रहे, यूएई कोई नहीं रहे। लेकिन चीन ने क्या किया कि अमेरिका की मिसाइल में वारहेड्स उसने लगा दिए सऊदी अरब के। तो ये एक नए तरीके की गोलबंदी हो रही है। अब ये गोलबंदी जब हथियारों के तौर पर हो रही है तो उनको एक युद्ध भी चाहिए। और अमेरिका की मुसीबत यह है कि, खासतौर से ट्रंप की मुसीबत यह है कि अगर वह युद्ध नहीं हुआ तो फिर उनके लिए इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगी। युद्ध होगा तो वो नाटो का सपोर्ट भी भारत से करवा देंगे, खुद भी सपोर्ट करेंगे, और अपने इलेक्शन को टाल सकते हैं कुछ दिन, जिससे उनके अनुकूल स्थिति बन जाए। इसका दूसरा पक्ष यह है कि 24 घंटे पहले उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि अगर बिडेन जीत गए, बिडेन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के बिडेन जीत गए, तो इसका मतलब है चीन का अमेरिका गुलाम हो जाएगा। ये एक नई स्थिति बन रही है। पहले भारत में भी ऐसा होता था कि आप पड़ोसी के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत के इलेक्शन को उसी रूप में प्रभावित करते रहेंगे। दूसरी है कि जब हम पूरे ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए, जो पूरी दुनिया जाना चाह रही है, जिसमें चंद हाथों में ही इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी हो। पेट्रोल डॉलर का महत्व ये था कि किसी भी हालत में पेट्रोल जिनके पास है, जो तेल के कुएं जिनके पास है, उनका बड़ा महत्व था। और इसीलिए पिछले दिनों देखिएगा कि जब कीमत गिराई गई, रशिया ने गिराई और खासतौर से सऊदी अरब ने जब कीमत गिराई, तो अमेरिका में नेगेटिव में चला गया कीमत। तो अमेरिका इससे भी हाथ था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारत और ने समझा और अपने आप तेल की कीमत बढ़ाई है। उसकी वजह एक यह भी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि लिमिटेड वार की स्थिति बने, तेल की कीमत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाए, तो हम चीज़ों को कैसे संभालेंगे, क्या संभालेंगे। यानी एक स्थिति ऐसी धीरे धीरे बनती चली जा रही है दुनिया में, जिसके फ्लैश पॉइंट के ग्राउंड जीरो पे भारत आकर खड़ा हो गया है।
और भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन निर्णयों को लागू कराने की स्थिति में मजबूरी भी है उनकी कि वो लागू ना कराएंगे तो चीजें उनके अनुकूल नहीं रहेगी, वो फेंका जाएंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। ये स्थिति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के चुनाव में खूब काम करता है, ये करने लगा है पूंजी के तौर पर और टेक्नोलॉजी के तौर पर। ये अब कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये एक नए तरीके से चीजें डेवलप हो रही है। तो उसमें ये मत सोचिए कि एक्स चला गया तो वाई काम नहीं करेगा, सभी काम करेंगे। और जब ये स्थिति बनती चली जाएगी तो अगली लड़ाई जो है सैटेलाइट को लेकर होगी। वो जमीनी लड़ाई नहीं होगी, समुद्री लड़ाई नहीं होगी। और सैटेलाइट में अमेरिका का जोड़ अभी भी नहीं है। अमेरिका के मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं तो 2361 सैटेलाइट अमेरिका के हैं। चाइना के लगभग 414 सैटेलाइट है, बहुत ही कम है। जापान के 186 सैटेलाइट है, जो उससे और तुलना में कम है। जो रशिया है, पूरा यूएसएसआर ले लीजिएगा जो पुराना था, उसका लगभग 1500 के लगभग सैटेलाइट उसके हैं। भारत के सिर्फ 98 सैटेलाइट्स हैं। अब आप देखिए कि इजराइल के सैटेलाइट्स 21 हैं, लेकिन इजराइल के काउंटर में खड़े हुए यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, अल्जेरिया, इन सबको जोड़ते चले जाइएगा तो तकरीबन 42 सैटेलाइट्स इनके हैं जो कि इजराइल के काउंटर में आके खड़े हो गए हैं। लेकिन दुनिया के वह टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशंस जिसमें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन आता है, जिसमें यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन आता है, ग्लोबल स्टार आता है, अरब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सबको मिला दीजिएगा तो इनकी तादाद जो है ये लगभग 250 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं इनके। अरब वालों के 14 हैं, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन 54 हैं, ग्लोबल स्टार के 84 हैं, 86 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के हैं। ये सबके अलग अलग है। इसका मतलब है एक दुनिया धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जो कि एक ही तरीके से नजर आए कि इस इक्विपमेंट के जरिए दुनिया चलाई जा सकती है। जाहिर है वार जब होगा, जो लिमिटेड वार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, वार कैसे खत्म होता है कोई नहीं जानता है। वो जरूरी नहीं है चीन और भारत का वार हो तो चीन शांति से चला जाए, लेकिन इसके दूसरी कॉन्सिक्वेंसेज ये भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पीओके को लेकर भारत सौदेबाजी की स्थिति में आ जाएगा कि पीओके तो हमें चाहिए हाल में, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक जीत होगी, सामाजिक जीत होगी, भारत की अपनी अखंडता की जीत होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये चेक एंड बैलेंसेस भी चलने लगेंगे, या फिर इन सबसे हटकर बलूचिस्तान को एक नए तौर पर क्रिएट कर देगी दुनिया, जिससे कि चाइना और ईरान के बीच में बलूचिस्तान आकर खड़ा हो जाए। ये एक स्थिति है। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कोई भी देश में डेमोक्रेटिक सेटअप के भीतर में देश के बारे में सौदेबाजी या देश को बेचने की स्थिति में कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आ नहीं सकता है जब तक वो तानाशाह ना हो, जब तक वो इतना लोकप्रिय ना हो कि सभी का प्रभाव उस पर हो, या फिर लोकप्रिय होने के साथ धीरे धीरे वो अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर ले कि अब उसके ही निर्णय पूरे देश के निर्णय हैं। कमोवेश इस स्थिति में आकर यह देश फंस चुका है और हमें लगता है कि इसीलिए हर चीज की तरफ से आंखें मूंदी जा रही हैं, चाहे वो बैंकों का निजीकरण हो, चाहे सरकारी बही खातों को देखने वाली सीएजी की रिपोर्ट ना आने पर भी खामोशी बरती जाए, सीबीआई की जांच भी हो, इनकम टैक्स भी हो, ईडी भी हो, पूरे इंस्टीट्यूशंस, और इसी प्रोसेस में स्टेट बाय स्टेट एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत किसी भी सरकार को गिराना और अपनी सरकार को बना देना, ये एक स्ट्रेटजी के तहत जिससे सौदेबाजी इंटरनेशनली का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को रहे और कर्ज जिसका हम जिक्र कर गए वो दबाव लगातार घातक स्थिति में पहुंचते भी जा रहा है। यानी अगर कहीं देश की सरकार गई तो आने वाली सरकार दुनिया के आगे और बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएगी और उसकी स्थिति नाजुक और हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी भीतर से खोखली हो चली है। उस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं है। ये मानकर चल रहे हैं 2024 में भी भाई साहब जीत जाएंगे, 2029 तक तो रहेंगे ही, और इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, देश का जिक्र हो रहा है, किसी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं हो रहा है, भारत का जिक्र हो रहा है।